आया बात समझ में? चलो आज समझते हैं बेटा बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कक्षा 9 का। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइजन करवा दिया जाता है। हमने क्या पढ़ा हुआ था? ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा हुआ था। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस में प्रमुख अंतर क्या होते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि क्या मैंने आपको बताया था कि ठोस कब तक है। ठोस वह होता है जिसका आयतन, आकार दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। लेकिन कब तक? ठोस कब तक है? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। हमने ये पढ़ा हुआ था कि ठोस तब तक है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे एक डस्टर ले लीजिए, इसी कुर्सी को ले लीजिए। ये कुर्सी अपनी ठोस अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल इस पे कार्य ना करे। बात समझ में आ रही है? तो उसी बाह्य बल के बारे में जानना है कि आखिर ये बाह्य बल है कौन। बात समझ में आई? मतलब बाह्य बल कौन है जो किसी वस्तु की अवस्था में क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। हम यही सीख रहे थे कि क्या ठोस की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किसके द्वारा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। बात समझ में आई? मतलब कि क्या ठोस अवस्था में किसी वस्तु की ठोस अवस्था अगर वो ठोस है तो क्या हम उसे द्रव में बदल सकते हैं? क्या अगर वो द्रव अवस्था में है हम गैस अवस्था में बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो किसके द्वारा? तो पता चला कि दो तरीके से आप किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला है ताप के द्वारा और दूसरा है दाब के द्वारा। ताप के द्वारा, अभी मान लो यही कुर्सी है, आपके पास एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया है। अगर ये कुर्सी है, इसको क्या करना है? ये ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। अगर इसे आप इसके नीचे आग लगाओगे या इसके तापमान में बढ़ोतरी करोगे तो ये पिघल जाएगी। अवस्था बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई ना। तो पता चला कि किसी वस्तु की अवस्था में आप दो तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। पहला ताप द्वारा और दूसरा दाब द्वारा। दाब का मतलब क्या है? अभी यही उठेंगे भाई साहब और जाके कुर्सी को दाब देंगे। दाब देंगे का मतलब ऐसे कुर्सी ऐसे लगाएंगे जो तो टूट के पता चला पैर एक इधर चल गया, एक ठो पैर इधर चल गया, पकड़ने वाला इधर चला गया, पैर एक ठो इधर चला गया। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी वस्तु की अवस्था में आप कितने तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं? दो तरीके से। कैसे कैसे? ताप द्वारा और दूसरा। अब चलो, अब शुरू होता है आपका सारा का सारा भाई झोल झाल। ताप द्वारा कैसे? ताप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, दाब में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आपको विस्तार से समझना है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आगे भविष्य में आपको ठोस, द्रव, गैस या इनसे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होने वाली। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था गलन क्या होती है, वह गलनांक क्या होता है। तो समझिए कि जब किसी ठोस को हम क्या करें? गर्म करें। जब किसी ठोस को हम क्या करें? गर्म करें। और गर्म करने के बाद अब बताओ बेटा, ठोस को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। हम ताप द्वारा समझ रहे हैं, ताप का मतलब उष्मा दे। तो जब किसी ठोस को आप उष्मा दोगे तो वो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। यानी कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाएगा, उसको ताप दिया जाएगा तो उसकी अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जब आप किसी, अब हम समझ रहे हैं गलन और गलनांक क्या होता है। तो जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं और वो क्या होने लगे? वो द्रव में बदलने लगे, वो द्रव में बदलने लगे तो उसे क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। जब किसी ठोस को हम गर्म करें और वो द्रव में बदलने लगे तो उसे क्या कहेंगे? गलन कहेंगे। और जिस ताप पर वो गलने लगे उसे, उस वस्तु का क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। बात समझ में आई? जिस ताप पर जब आप किसी ठोस को गर्म कर रहे हो वो ठोस से द्रव में बदलने लगे
तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? गलन कहलाएगी। और जिस ताप पर वो गर्म होकर क्या हो जाए? द्रव बन जाए, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्यों हम ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस वस्तु का गलनांक कहते हैं? क्योंकि अलग अलग वस्तु का गलनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझना चाहो, अगर आपको पानी उबालना है तो कितना टेम्परेचर देना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर क्या करना है, अच्छा हमें गलनांक करना है, ये तो क्वथनांक हो गया है ना। अगर गलनांक समझना है तो बर्फ का मान लो, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? मतलब अगर बर्फ का है, बर्फ का टुकड़ा है, उसे पानी बनाना है तो उसके तापमान में 0 डिग्री, जैसे ही वो अगर वो माइनस में है तो वो क्या रहेगा? बर्फ रहेगा। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा बेटा, वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। तो अभी समझो, तो जल का पूछा जाएगा कि जल का या बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो, बर्फ को जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा, द्रव बनेगा। तो बर्फ का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। और जिस ताप पर ये बर्फ क्या बन रहा है? पानी बन रहा है, उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो बताओ बर्फ का गलनांक कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। आया कि नहीं समझ में? गलनांक समझ में आया? गलन समझ में आया? जब किसी ठोस को गर्म करो वो द्रव अवस्था में बदलने लगे तो उसे क्या कहेंगे? गलन कहेंगे। जिस ताप पर वो पिघलने लगे या फिर गलने लगे, उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे? ये जरूर बोलना बाबू कि उसे उस वस्तु का गलनांक, क्योंकि अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग। अगर यही आप लोहा ले लेते हो तो इसका कितना? 1535 डिग्री सेल्सियस। लोहे को गर्म करके पिघला के अगर आपको द्रव बनाना है तो आपको कितना तापमान देना होगा? 1535 डिग्री सेल्सियस देंगे, तब वो ठोस से क्या बनेगा? द्रव बनेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट है बेटा, गलन की गुप्त उष्मा। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गुप्त उष्मा क्या है या फिर गलन की गुप्त उष्मा क्या है? अब मान लो एक चाक है, ठोस अवस्था में है, या फिर बर्फ का ही ले लो, क्योंकि बर्फ आपके दिमाग में जल्दी से समझ में आ जाएगा। बर्फ है, आपको ये नहीं मालूम है, मैं आपको लाके लकड़ी रख दूं, सिलेंडर लाके रख दूं, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि कितनी लकड़ी में 5 लकड़ी लगाएंगे तब ये बर्फ पानी बन जाएगा कि 1 लकड़ी लगाएंगे तब बन जाएगा। ये नहीं ना मालूम है, ये छिपी हुई बात है कि नहीं है? तो छिपी हुई बात को हिंदी में क्या कहते हैं? गुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त। तो एक वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा देनी पड़े उसे क्या कहेंगे? उस वस्तु की गुप्त उष्मा कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब कोई ठोस है, उसे गर्म करने के लिए हमें कितनी उष्मा देनी है ये हमें नहीं पता, तो वो गुप्त है ना। तो बात करेंगे, परिभाषा कैसे बनाएंगे, कैसे कहेंगे गलन की गुप्त उष्मा क्या है? तो गलन की गुप्त उष्मा क्या है? अरे भाई मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब कितना है? 1 है। वायुमंडलीय दाब कितना है? वायुमंडलीय दाब 1 पर 1 ग्राम की किसी वस्तु के ताप, है ना, कोई वस्तु है जिसका वजन कितना है? 1 ग्राम, और वायुमंडलीय दाब कितना है? 1, है ना। तो 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हम, है ना, या किसी वस्तु को गलाने के लिए, क्योंकि ये गलन की गुप्त उष्मा पूछ रहा है, वाष्पन की भी गुप्त उष्मा होती है, तो इसीलिए गलन की बात हम कर रहे हैं। गलन की गुप्त उष्मा 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा देनी पड़े उसे क्या कहेंगे? उस वस्तु की
गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे। अब भाई वस्तु का वजन कितना, 1 ग्राम, वायुमंडल का दाब कितना, इसको मापा जाता है एटमॉस्फेयर में। फिलहाल ये वायुमंडलीय दाब 1 और वस्तु का वजन कितना, 1 ग्राम। अब ये 1 ग्राम का कोई ठोस है, इसे द्रव में बदलने के लिए वायुमंडलीय दाब 1 है, समझ रहे हो कि नहीं। वायुमंडलीय दाब 1 और वस्तु का वजन कितना, 1 ग्राम। इसे ये मान ले ये वस्तु क्या है, ठोस है, तो इसे द्रव में बदलने के लिए जितना ईंधन जो उन्हें को कहते हैं, जितना ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी उष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु की गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे। आप रोज़ खाना बनाते होंगे, आप लोग खाना बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जितना लकड़ी उठा के रख दिया उतना खाना उतार दिया, है ना। कभी बच जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है। आप 10 साल बना के रखो, लेकिन आप हाँ ज़्यादा तो नहीं है, होगी कम भले पड़ जाए, ये होता है ना। हाँ कभी कभी होता है, जिस दिन हम मूड में रहते हैं उस दिन कच्चा पक्का, जिस दिन उतारना रहता है, जल्दी में कहीं जाना होता है तो बचा देते हैं। क्या है ये, आप रोज़ खाना बनाओ लेकिन आप ये नहीं बता पाते, क्योंकि ये क्या है, गलन की गुप्त उष्मा है। ये अलग अलग वस्तुओं पर निर्भर करती है, ये भौतिक कारकों पर निर्भर करती है, ये रासायनिक कारकों पर निर्भर करती है। जैसे खाना बनाना है तो अगर एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उस दिन भले ही आपको लकड़ी कम लगाना होगा, खाना जल्दी पक जाएगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा है। ठंडी में खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है कि गर्मी में, जाहिर सी बात है। कब, ठंडी में, क्योंकि जो पहली चीज़ तो वायुमंडल में नमी होती है, पहले तो तुम्हारा जो चूल्हा होता है उसको ही गर्म होने में तुम्हारा 2-4 लकड़ी खा जाता है, उसके बाद ना वो तापमान देना चालू करता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो एक वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस, किसी 1 ग्राम के ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितना उष्मा देनी पड़े उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु की गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब चलो अगला टॉपिक समझते हैं बेटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से समझते चलिए, समझ में आ रही बातें, जो आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब है हिमीकरण, बर्फ का बनना। हिमांक, बर्फ, जिस ताप, देखो इस वाक्य को समझने की कोशिश करो। गलनांक, गलन अंक, जिस अंक पर, जिस ताप पर, है ना, वो क्या बन रहा है, जिस गिनती, अंक का गिनती ना, जिस अंक पर वो क्या बन रहा है, वो गल रहा है, उसे क्या कहेंगे, गलन अंक। जिस ताप पर वो क्या बन रहा है, हिम बन रहा है। हिम माने होता है बेटा बर्फ, क्या होता है, बर्फ, हिमांक, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। जैसे समझो हिमांक क्या है, हिमीकरण क्या है, अब समझते हैं, है ना। हिमीकरण क्या है, हिमांक क्या है। जब कोई द्रव क्या होने लगता है, ठोस में परिवर्तित होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं। कोई द्रव है, कोई द्रव है, मान लेते हैं पानी, पानी के ताप में गिरावट करते जाओ, फ्रीज में रख दो, माइनस में कर दो, उसके ताप में क्या करते रहो, गिरावट करते रहो, कमी लाते रहो, तो क्या होने लगेगा, एक समय ऐसा आएगा कि पानी क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। कभी कभी आप ठंडा लेके आते हो, माउंटेन ड्यू लेके आते हो, स्प्राइट लेके आते हो, कोका कोला लेके आते हो, उसके अंदर में बर्फ़ रहता है, रहता कि नहीं रहता है। इसका मतलब जिस जगह वो, जिस फ्रीजर में, जिस फ्रीज में वो रखा हुआ था, वहाँ का तापमान गिर रहा था, और जब ज़्यादा तापमान गिर गया तो जो कोका कोला जो रखा था, जो स्प्राइट रखी थी, वो अब क्या बन रही थी, बर्फ़ बन रही थी। बात समझ में आ रही है। मतलब क्या है, हिमीकरण किसे कहते हैं, तो द्रव का किस में बदलना, ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ क्या था, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, इसी प्रकार से द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। और जिस ताप पर ये बनता है, जिस ताप पर ये गलता है, और जिस ताप पर ये जमता है, भाई ठोस पिघल के द्रव बनेगा, और यहाँ द्रव क्या होगा, जमकर बर्फ बनेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। देखो एकदम आसान तरीके से बताया जा रहा है। द्रव का ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। और जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलता है, जिस
ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसका हिमांक कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? चलो बेटा, दो चीज़ें हमने समझा, अब हम समझेंगे क्वथन और क्वथनांक अथवा वाष्पन क्या होता है। तो देखो, अब जब किसी ठोस को क्या कर दिया हमने, ठोस को गर्म किया तो द्रव में बन गया, द्रव को ठंडा किया तो ठोस बन गया। बन गया द्रव का ठोस का द्रव में बदलना गलन, और जिस ताप पर बने वो गलनांक, है ना। द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण, जिस ताप पर बदले वो हिमांक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है बेटा। तो आगे समझो क्वथन। जब किसी द्रव को गर्म करो, जब किसी, आप देखो, अगर आप घर पे क्या करते हो, पानी गर्म करते हो, अगर आप पानी गर्म करते हो तो एक समय ऐसा आता है पानी में बुलबुला बनने लगता है, बनने लगता है ना, उबलने लगता है ना। तो जब ये उबलने लगता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। किसी द्रव को, है ना, जब हम उष्मा देते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि उसका ताप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो उसे क्या कहेंगे? क्वथन कहेंगे। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्वथन। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, वो उबलने लगता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर वो उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वाष्पन समझो, द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। तो जब द्रव को गर्म करोगे तभी ना क्वथन से होके तो गुजरेगा। अरे भाई, जब आप यहाँ द्रव को गर्म करोगे तो वो क्या बनेगा? वाष्पन बनेगा जी। तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसमें बुलबुला उठने लगता है, और जिस ताप पर ये बुलबुला उठने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथन धन अंक। समझ में आ रहा है? देखो, क्वथन और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अंक आएगा, क्वथनांक हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? अब समझते हैं आगे। वाष्पन समझ में आ गया, क्वथन क्वथनांक। अब मैंने आपको बताया था कि पानी मान लो, मान लेते हैं पानी है, इसका क्वथनांक कितना होगा? तो पानी को जब आप, पानी द्रव है कि ठोस है? द्रव है ना जी। क्या है? द्रव है। तो पानी को जब आप गर्म करोगे तो वो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या बनने लगेगा? वाष्प बनने लगेगा। तो जिस ताप पर वो वाष्प बनने लगेगा उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। तो पानी को कितना गर्म किया जाए? 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाष्प बन जाएगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। यहाँ तक समस्या नहीं ना? अब चलो, लगे हाथ वाष्पन की गुप्त उष्मा। यहाँ आपने पढ़ा था गलन की गुप्त उष्मा, अब आपको पढ़ना है वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब क्या है? अब मैंने आपको बताया ना कि पानी को या द्रव को जब कभी आप गर्म करोगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो आगे अब उससे ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अगर और गर्म आप करोगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा। ऐसा है? पानी को गर्म करते जाओ, खाली गर्माता रहेगा, गर्माता रहेगा, गर्माता रहेगा, ऐसा तो नहीं ना है। जब ज़्यादा गर्मा दोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होगा? वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? तो जिस ताप पर वाष्पन की क्रिया क्या होने लगी? एक वायुमंडलीय दाब कितना कर दो? वायुमंडलीय दाब 1 कर दो। वायुमंडलीय दाब कितना कर दो? 1 ग्राम का कोई द्रव है, उसके क्वथनांक पर, समझ रहे हो? कोई वस्तु है, कोई द्रव है जिसका द्रव्यमान जिसका वजन कितना है? 1 ग्राम, और उसके क्वथनांक पर उसका जो क्वथनांक होगा वो तो तय होगा। जैसे पानी ले लो, पानी कितना है? 1 ग्राम है। 100 डिग्री सेल्सियस पे उसे गर्म करो और वो क्या बन जाए? वाष्प बन जाए। तो उसे क्या कहेंगे? वाष्पन की गुप्त उष्मा कहेंगे। लेकिन यहाँ देखो क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या है? 1 ग्राम। लेकिन उष्मा कितनी देनी है ये पता चला? नहीं पता चला।
मतलब 1 ग्राम की कोई वस्तु है, उसे उसके क्वथनांक पर वाष्पन की क्रिया द्वारा, है ना, या वाष्प में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत ही ज़बरदस्त ये पॉइंट हैं और इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। समझे आगे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? चलो आगे समझते हैं। अब देखो ये फिगर याद कर लो, जितना पढ़ा है सब याद हो जाएगा। जब किसी ठोस को उष्मा दोगे, यानी कि क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या बनेगा? द्रव। तो बताओ ठोस का द्रव में बदलना क्या है? गलन है। अब द्रव को और गर्म करोगे तो क्या बनेगा? गैस। तो ये बताओ क्या हो गया? क्वथन हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ किसी गैस को आप ठंडा करोगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा, जिसे आप आगे पढ़ोगे। आया समझ में? और देखो ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को और ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? ठोस बनेगा, जिसे आप आगे पढ़ोगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब चलो बेटा ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातज समझते हैं। अब बताओ आप मुझे, अगर आप ठोस को गर्म करते थे तो क्या बन जाता था? वो द्रव बन जाएगा। आप अगर नियम से चलोगे तो आप कहोगे सर जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब आप किसी ठोस को गर्म करो, जब आप किसी ठोस को क्या करो? गर्म करो, तो ये ससुरा ठोस क्या ना बने? देखो जब आप ठोस को गर्म करोगे, रूल से चलोगे, ठोस को गर्म किया तो क्या बना? द्रव। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आप ठोस में गर्म करो, उन्हें ठोस हैं, गर्म करो तो वो द्रव नहीं बनेंगे, वो सीधे क्या बन जाएंगे? गैस बन जाएंगे। समझ रहे हो? वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने के बाद वो ठोस से द्रव ना बन के सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज। वे पदार्थ जो किसी, है ना, जो अगर, लेकिन याद रखना जो ऊर्ध्वपातज होंगे वो किस अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। किस अवस्था में? ठोस। तो वे पदार्थ या फिर कहें वे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव में ना बदल के सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातज। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। मतलब ठोस का गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और वे पदार्थ जो क्या करते हैं? वे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं? ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर आपको समझना है बेटा तो कपूर ले लो। कपूर सभी ने देखा होगा। अगर आप कपूर को हाथ पे रख के जलाओ या फिर किसी चीज़ पे रख के जलाओ तो आप देखोगे वो पानी नहीं बनता, वो जलने के बाद सीधा हवा में उड़ जाता है। तो ये क्या है? कपूर क्या है? ऊर्ध्वपातज है। क्या है? ऊर्ध्वपातज है। आयोडीन ले लीजिए, ये भी यही है। आप उसे जलाओगे वो क्या होगा? उष्मा दोगे, भाप बन के उड़ जाएगा। समझ गए? तो जब कोई ठोस या वे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदले वे ऊर्ध्वपातज कहलाएंगे। और इसी ऊर्ध्वपातज का क्या द्रव गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। समझ गए? एक चीज़ आगे अगर लिखा हो तो ठीक है, चलिए लिखा है लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब देखो किसी ठोस को गर्म किया, क्या बन गया? गैस। तो जो बना वो ऊर्ध्वपातज था और बनने की प्रक्रिया क्या थी? ऊर्ध्वपातन। यही एक और क्रिया है, यहाँ लिखा हुआ है, बता देता हूँ आपको। निक्षेपण। क्या लिखा हुआ है? अब बात आएगी भैया निक्षेपण क्या है, तो अब बताओ। निक्षेपण, जब किसी ठोस को गर्म कर रहे थे तो वो क्या बन रहा था? गैस। क्या बन रहा था? और वही इसका अपोजिट निक्षेपण होता है, इसका उल्टा होता है। समझ रहे हैं?
जब किसी गैस को ठंडा करें तो वो द्रव ना बन के सीधे क्या बने, ठोस। समझे कि नहीं समझे? मतलब जब ठोस को गर्म करे तो वो गैस बन जाए तो वो क्या कहलाएगी, कौन सी प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन। और जो परिवर्तित हो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातज। और जब किसी गैस को ठंडा करें, शीतलता दें और वो क्या बन जाए, ठोस बने, उसे क्या कहेंगे, निक्षेपण। क्या कहेंगे? यहाँ तक कोई समस्या? अब एक और चीज़ याद में रखिएगा, तापमापी। अलग अलग वस्तुओं को जो मापा जाता है वो कैसे, ताप को कैसे मापा जाता है, तो 3 विधियां हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ज़्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं, केल्विन का, जो इन, है ना। आप देखिए जितने भी ये नाम हैं वो उनके वैज्ञानिक के नाम पे दिए गए। डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस ने खोजा था। डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट ने खोजा था। केल्विन, केल्विन ने खोजा था। समझ रहे हैं कि नहीं? ये वैज्ञानिक के नाम याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस की खोज किसने किया था, है ना, सेल्सियस ने। फ़ारेनहाइट की खोज किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने। केल्विन की खोज किसने किया था? समझ में आ गया? तो अब ज़्यादातर हम तापमापी में किसका इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस का। आप नहीं देखते मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। मुझे बुखार है, कितना है बुखार तुमको, कितना आ गया, 102 डिग्री सेल्सियस नहीं कहते हैं। तो ये मापन की क्या है, इकाइयाँ हैं। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जब छोटी से छोटी इकाइयाँ जो, या वैज्ञानिक लोग जो हैं वो केल्विन में या डिग्री फ़ारेनहाइट में, और लोकल ऐसे ही चलते फिरते अगर जैसे मतलब जिसका ज़्यादातर प्रयोग किसका होता है ताप मापने के लिए, डिग्री सेल्सियस का। चलिए एक फिगर और है, फटाफट ध्यान से देख लीजिएगा इसे। देखें, अब जब किसी ठोस को क्या करोगे बेटा, गर्म करोगे। अगर कोई ठोस से सीधे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठोस का गैस में बदलना, ये डायग्राम पढ़ो, यही पूरी चीज़ याद। किसी ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। और यही गैस का ठोस बनना क्या कहलाएगा, निक्षेपण। अभी अभी पढ़ा है निक्षेपण, यहाँ लिख देता हूँ, निक्षेपण। ठोस का द्रव में ठोस का गैस में बदलना क्या है, ऊर्ध्वपातन। जो बदलता है वो ऊर्ध्वपातज। समझ रहे? और इसी गैस का क्या बन जाना, ठोस में बदल जाना। इसका भी एग्जाम्पल वही आयोडीन, वही, समझ रहे हैं, वही कपूर है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए समझते हैं आगे। अब क्या है, गैस को क्या करोगे, जब किसी गैस को आप क्या करोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पन। यहाँ समझिए, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है। और यही इसका देख लो ये वाला, और गैस फिर द्रव बनने लगे तो वो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। बारिश बरसात देखते हो कि नहीं देखते हो, वो किसका उदाहरण है, संघनन का। हमारे पृथ्वी का जो पानी है वो उड़ के जाता है, वाष्प बन के वायुमंडल में जाता है। बाद में वो जो वाष्प है वो क्या बन जाती है, जल, और जल बन के फिर पृथ्वी पर गिरती है। तो ये क्या है, गैस क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। यहाँ से जो पनिया उड़ा था वो किस अवस्था में उड़ा था, वाष्प, गैस बन के उड़ा था। और वर्षा क्या बन के, द्रव। तो गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। ये 2-4 तो समझ में आया। और ये तो आपको आ ही रहा है, ठोस को द्रव में बदलेंगे तो क्या हो गया, और यहीं अगर द्रव को जमा दिया जाए तो क्या हो गया, है ना, नहीं, वो जमना कहलाता है, या हिमीकरण। पढ़े है ना अभी, कि द्रव क्या हो, द्रव को और ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, कोई समस्या नहीं ना किसी को। चलो अब समझते हैं, दाब के द्वारा क्या किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, उसकी विधि जो है वो कौन सी है, वो है वाष्पीकरण। क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आप जानते हैं, वाष्पन समझा है ना अभी वाष्पन अभी हमने समझा है कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाए वो किस अवस्था में बदल जाए, जब किसी द्रव को गर्म किया जाए वो किस अवस्था में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। तो किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है।
द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। हम समझेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाष्पीकरण को बढ़ा भी सकती हैं और वाष्पीकरण को घटा सकती हैं। मतलब पृथ्वी से पानी कब ज़्यादा उड़ेगा, कब कम उड़ेगा, ये किसके ऊपर तय करता है ना। अब हम वो समझने वाले हैं। तो किसके किसके ऊपर तय करता है? पहला बेटा दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? अब देखो, एक गिलास में पानी भर के रख दो और एक थाली में पानी भर के रख दो। एक गिलास में पानी भर के रख दो, एक थाली में पानी भर के रख दो और दोनों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दो। तो बताओ बेटा, पानी पहले कौन वाला उड़ेगा? थाली का उड़ेगा या गिलास का उड़ेगा जी? किसका उड़ेगा? थाली का उड़ेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है? ज़्यादा है और सूर्य का प्रकाश अब देखो, अगर गिलास का पानी होगा तो पानी इतना गहरा ना होगा जी। अब इसमें जो पानी होगा ये ज़्यादा गहरा तो होगा नहीं, थोड़ा सा गहरा होगा और ये पानी जल्दी से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और वाष्प बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। लेकिन गिलास का पानी ऊपर का गर्म होगा फिर उड़ेगा, फिर जितना उड़ेगा फिर गर्म होगा फिर उड़ेगा, फिर गर्म होगा फिर उड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो जब पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बताओ पोखरी का पानी जल्दी उड़ेगा कि समुद्र का पानी? समुद्र का पानी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? अरे भाई, समुद्र बड़ा ना है जी और पोखरी तो छोटी छोटी है, वो कुल पाट के रखे हैं, है कि नहीं? अब उनमें वो है जलकुंभी वगैरह है तो पानी ज़्यादा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आएगा तो कम उड़ेगा। जबकि समुद्र में कौन कौन लगाएगा गड़पात? लगाओगे? जलकुंभी उसमें लगाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए वो पानी जल्दी नहीं उड़ता और समुद्र का पानी धड़ाक से उड़ता है। समझ गए? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, तापमान में वृद्धि। अब बताओ, गर्मी में पानी ज़्यादा भाप बन के उड़ेगा कि ठंडी में? जाहिर सी बात है गर्मी में। क्यों उड़ेगा? अरे भाई, गर्मी में क्या होता है, ठंडी में ना जो जितने कण होते हैं वायुमंडल में उड़ रहे होते हैं। आपके घर में जब कभी कोई छेद होता है तो आप देखते हैं उसमें से जब प्रकाश आता है तो देखते हैं बहुत कण उड़ रहे हैं। तो जब वो कण होते हैं गर्मी में क्या होते हैं, उनमें पानी नहीं रह जाता, तो जितना पानी होता है वो सब अवशोषित करना चाहते हैं, भैया पानी दो, भैया पानी दो, पानी दो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन जब ठंडी की बात होती है तो ठंडी में क्या होता है, एक तो पहले से जब बारिश हो जाती है, अभी ये बारिश हो गई, देखिए अब ठंडी चालू हो जाएगी, अब धीरे धीरे ठंडी चालू होगी क्योंकि ये ज़मीन जो है ठंडी हो चुकी है और जितने भी वायुमंडल में कण उड़ रहे हैं उनमें पानी की मात्रा मौजूद है। तो जब मौजूद है तो वो पानी क्या करेंगे? करेंगे क्या? पानी चाहिए ही नहीं। जब उन्हें पानी नहीं चाहिए तो पानी वाष्प बन के उड़ेगा ही नहीं। और दूसरी चीज़, सूर्य दिखाइए नहीं देता है। समझ रहे हैं ना? तो तापमान अगर बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान अगर घट जाएगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? घट जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। बढ़ रहा है, घट रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चलो आगे देखो, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता का मतलब होता है बेटा नमी, यही वाला अभी जो हमने समझा है। वायुमंडल में अगर नमी रहेगी, जो कण होंगे उनमें नमी बनी रहेगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। अगर यही आर्द्रता कम हो जाएगी, मतलब आर्द्रता एकदम खत्म, आर्द्रता है ही नहीं, तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? वायु की गति। अब हवाएं बहुत तेजी से चल रही हों, समुद्र का पानी है, हवा चलेगी, थोड़ा सा पानी लहर बनेगा तो हवा उड़ा ले जाएगी और क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। एक बार पानी उड़ गया तो नीचे आने देगा, वाष्प बन के धड़ाक से भाई साहब उड़ जाएंगे। और हवा धीरे धीरे अगर बहेगी तो पानी उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। समझे? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम वाष्पीकरण के। कुछ एग्जाम्पल की बात करें। गीली चादर का धूप में जल्दी सूख जाना। पूछेगा गीली चादर धूप में जल्दी से सूख जाती है, इसका क्या कारण है? तो आप कहोगे वाष्पीकरण। पूछेगा वाष्पीकरण क्यों? तो ये बताओ, जब चादर धो दोगे तो उसे फैलाओगे पूरा कि नहीं? जितनी चौड़ी होगी उतना चौड़ा फैलाओगे, तो जितना चौड़ा फैलाओगे उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जल्दी से वो सूख जाएगा। और उसको जब मरोड़ के बैठा के रख दो एक जगह का, तो सूखो शाम तक,
तो जो संपर्क में आएगा, ये अगर आपकी चद्दर है ऐसे गोलिया के रखे हो तो जो सूर्य के सामने आएगा इतना पानी उड़ा देगा, ये अंदरवा जो सिकुड़ के पड़े हैं ये सूखेंगे और फैला देंगे, इस चद्दर को चौड़ा कर देंगे तो यहाँ भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ भी पूरा पड़ेगा तो क्या होगा, पूरा जल्दी से सूख जाएगा। दूसरा क्या है, ये सभी लोग करके बैठे हो, गर्मी में छता पे पानी डाला जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो छता पे कुछ मतलब मोटर लगा के पानी मार देते हैं, है ना। जब उनका करकट है वो करकटवा और कटवा भर पानी मार देते हैं, भैया ठंडा रहेगा। क्यों ठंडा रहेगा? अब जब पानी मारोगे तो करकट पहले से गर्म है, छत पहले से गर्म है, धर दे पनिया को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और फिर बाद में जब वो पनिया उस कण से उड़ेगा छता पर से तो तुम्हारा छता थोड़ा सा ठंडा लगेगा। लेकिन हल्का सा पानी मार दोगे बेटा तो जितना रह रहे थे उतना नहीं रह पाओगे, तब वो क्या पकड़ने लगेगा, और पानी ना उसे चाहिए। जैसे शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग जाता है तो बिना दो चार मनोरंजन के मन वो नहीं करता है। समझ में रहे ना। वो क्या है, छत में जरा सा पानी दे दोगे तो वो आग फेंकने लगता है। नहीं कहते गाँव में आग फेंक रहा है ससुरा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना फेंकोगे तो इतना दूर रह नहीं पाओगे। जब तक कि पूरी शीतलता, जब तक पूरे छत पे पूरा पानी ना फैला दो। लेकिन पानी बचाओ भैया, पानी छते पर ना फैलाओ, वो पीने के लिए बना है। देखिए हम पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो पीने वाला पानी है उसको ससुरा हम पीते नहीं है, उसे बकरी धोते हैं, साइकिल धोते हैं, है कि नहीं। साइकिल धोना है तो नदी में लेके जाओ, भाग के जाओ ससुरे, जो धो जितना धोना है। तो कौन जो था तुमको नाला में लेके जाने की साइकिल। समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो ये था बेटा आपका एक इम्पॉर्टेंट, और आपका ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब बाद में अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना केवल आपके लिए, आगे अगर कभी भी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम भी होगा ना तो उसमें ये सारे सवाल आएंगे। और जब आएंगे तो जो नहीं पढ़े हैं वो गायब हो जाएंगे, और जो पढ़े हैं वो बेचारे काम कर जाएंगे। बातें समझ में आ गई। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान से पढ़िए।